Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is Manus Jasia once again with another video. So पिछली तमाम वीडियोस में मैं आपको यू ग्रेड की सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, बट इन दिस वीडियो मैं आपको यूएसए के और एक्सचेंज प्रोग्राम्स के बारे में बताऊँगी. सो यूजुअली ये होता है कि कुछ लोगों का यू ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो पाती है या फिर किसी को पब्लिक पॉलिसी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. सो फॉर दैट सूसी एक्सचेंज प्रोग्राम इज़ द बेस्ट चॉइस. So for this, today Mudassir is with us. He is SUSI Alumni 2022. So I hope you will find this video helpful. Assalamu alaikum. My name is Syed Mudassir Abbas. I am SUSI Alumni 2022. Currently, I am studying in Quaid University School of Law in Law 9th semester, and I went to the University of Massachusetts Amherst. SUSI is a study of United States Institute Comparative Public Policy program held in University of Massachusetts Amherst almost every year and start from the end of June and will end in the start of the August. It's a 6 weeks program. 4 weeks is of educational weeks and 2 weeks is of educational tour, in which mostly students visit from New York, Boston, and DC. And there is a stipend also come to the SUSI scholars at about $1,000 to $1,500. It's value depends upon that. और SUSI स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जब आप प्रोग्राम से वापस आएँ, मीन जून, जुलाई, अगस्त में वापस आएँ, तो आपका एक सेमेस्टर बच जाना चाहिए. तो ये प्रोग्राम का स्कॉलरशिप है. तो मोस्टली फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर वाले अप्लाई नहीं कर सकते. थर्ड फिफ्थ वाले अप्लाई कर सकते हैं इन 4 ईयर प्रोग्राम, एंड थर्ड फिफ्थ एंड सेवन्थ वाले अप्लाई कर सकते हैं इन 5 ईयर प्रोग्राम. SUSI स्कॉलरशिप के जो एप्लीकेशन का तरीक़ेकार है वो यूजुअली अक्टूबर और नवंबर में स्टार्ट होता है. ये एप्लीकेशन यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान की वेबसाइट्स पर आती हैं और आपको गूगल के एक फॉर्म है वो सबमिट करना होता है. शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को दिसंबर और जनवरी के मिड में इंटरव्यू की कॉल आती है. ये इंटरव्यू स्काइप पर होता है और आफ्टर द स्काइप इंटरव्यू तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको मार्च और अप्रैल के मिड में फाइनल ईमेल आती है और लेटर डे जून के एंड में जाते हैं. और SUSI स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन का फिल करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं. उसके बाद अपनी को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर के वाइज डालते हैं. मीन जो आपने सबसे पहले एक्टिविटीज़ की हैं वो पहले लिखें और बाद वाली एक्टिविटीज़ बाद में लिखें. उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड 2 क्वेश्चन फिल आउट करने होते हैं और इसमें सिलेक्शन के तरीक़ेकार अक्रॉस द पाकिस्तान कोटा वाइज के बेस पर होता है. मीन के साउथ पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, सेंट्रल पंजाब, सिंध रूरल अर्बन से वो कोशिश करते हैं कि डाइवर्स स्टूडेंट्स को हम अपने प्रोग्राम में ला सकें. And the best thing about the SUSI scholarship is that you have to not submit any documents. Mean ke when you apply for the U grade or DOT scholarship or any sister to sister exchange scholarship, you have to attach the documents. But in study of United States Institute scholarship, you don't have to submit any documents attached. You just have to write your all activities in co-curricular and extracurricular activities section. Anything that can select you in SUSI scholarship is the best filling of application form. In application form, we have 4 sections. First, we have to give our personal information. Second, we have to give our professional information. Third, we have to give statement of purpose. And in the last, we have to attempt the 2 questions. So in the personal application form, you have to fill the application like way कि आप उसे बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में फिल करें. उसमें नो ग्रामेटिकल एरर्स हो, उसमें एक असेंडिंग ऑर्डर हो. उसके बाद हमारे पास को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं. उसको आप फ्रेजेस में इस तरह एलोबरेट करें कि वो फॉर्म में बहुत ज़्यादा फिलअप भी ना हो, लेकिन आपकी क्वालिटीज़ और आपकी जो एक्सेप्शनबिलिटीज़ हैं उसको भी वो भरपूर तरीके से बता रही हों. और आप उसका ब्रैकेट में ये भी लिखें कि ये हम जो एक्टिविटी है ये आपने कब की थी. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसका एक अहम पार्ट है. उसमें सिलेक्टर हमसे 4 क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने बारे में बताएं, आप अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताएं, आप अपने गोल के बारे में बताएं और आप वहाँ जाना क्यों चाहते हैं.
तो कोशिश करें कि आप जो अपने बारे में बताएँ, उसमें आपने जो ऊपर फॉर्म में बता चुके हैं उसको रिपीट ना करें। और सेकंड, जो अपनी अपनी बेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बताएँ जो आपको सूटेबल लगें, कि जो आपको बाकी स्टूडेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ताकि आप इसमें जा रहे हैं। और थर्डली, जहाँ पे गोल वाली बात है, आप अपने गोल को पब्लिक पॉलिसी से लिंक करें कि आप पब्लिक पॉलिसी क्यों पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अपने गोल आपको अपने गोल में इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगा। और फोर्थ, आपने उनको इस कम्प्रिहेंसिव बताना है कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं और आप वहाँ पे क्या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल शेयर करते हैं और वहाँ से डाइवर्स कल्चर में डाइवर्स स्टूडेंट की इंटरपर्सनल स्किल्स अपने पास गेन करते हैं। और आप अपने कल्चरल को वहाँ पे शेयर करते हैं, अपने कल्चर पे प्राउड करते हैं और वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं। मीन वी कैन से दैट आई कैन प्ले अ रोल इन कल्चरल एक्सचेंज। और फोर्थ वन, मैं वहाँ से जो कुछ भी सीख कर आऊँगा, दैट विल चेंज माय थिंकिंग, माय माइंड, और आफ्टर दैट व्हेन आई रिटर्न टू माय ओन कम्युनिटी, आई कैन ट्राई माय बेस्ट टू implementing my goals and to change my own community. मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट इस तरह बनाई थी कि सबसे पहले मैंने 4 पेजेस पे 4 पैराग्राफ को डाइसेक्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने उसकी माइंड मैपिंग की थी कि मैं इन सवालों में क्या-क्या पॉइंट लिख सकता हूँ। तो पहले पॉइंट में मैंने अपने बारे में लिखा था कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरह हार्ड वर्क करता हूँ, मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्या किस चीज़ में ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लाइक मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एंड सोसाइटीज़ में स्ट्रॉन्ग था, मैं डिबेट्स भी करता था। तो ये मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल थी, मेरे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स की जॉइनिंग की स्किल थी, तो मैंने उनको लिख लिया। इस तरह हर पैराग्राफ को अलग-अलग से डाइवर्स करके मैंने लिख दिया। फिर मैंने एक बार रफ राइटिंग की, उसके बाद जब मैंने उसको सिमुलेट किया तो फिर वो बहुत सारे वर्ड्स की बन गई, मोर देन 1000। फिर मैं उसे डाइसेक्ट करता गया, लेकिन जो सबसे बेहतर पार्ट है वो मेरे उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आ गए। और एट द एंड मैंने पहली लाइन जो लिखी थी वो एक कोटेशन से लिखी थी, दैट मैन कैन हैव नथिंग बट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। ये एक कुरान मजीद की आयत भी है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो फिर मैंने अगली 2-3 लाइन में उसको प्रूव किया था। तो ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट की मेरी पर्सनैलिटी को बता देते हैं। फिर मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये बता देती हैं कि भई मेरे पास कुछ स्किल्स भी हैं। फिर मैंने अपने गोल को पब्लिक पॉलिसी से 1 से 2 लाइन में लिंक किया था और फिर मैंने वो सारी बातें लिखी थी जो कि मुझे वहाँ जाकर सीखने में मदद मिल सकती है और मैं वापस आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सुसी एप्लीकेशन का सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट वन इनिशिएटिव वुड यू ट्राई टू स्टार्ट इफ़ यू आर एट अ नेशनल लेवल एट अ लीडरशिप पोजीशन। मीन के सवाल पूछने वाला आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपको पाकिस्तान की कोई भी नेशनल लेवल पे, नॉट अ प्रोविजनल लेवल, आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि नेशनल लेवल मीन आपके वफाक के कोई मिनिस्टर है या फेडरल में प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको कोई ऐसी क़यादत मिली है, तो आप कौन सा एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहेंगे जो कि पाकिस्तान को तब्दील कर सके और उसमें आपने प्लान भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है और उसकी सक्सेस को मेजर भी करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो हमसे पब्लिक पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है कि पब्लिक पॉलिसी एक मॉडल होता है। सबसे पहले वो प्रपोज़ होता है, फिर वो प्लान होता है, फिर वो इम्प्लीमेंट होता है और फिर उसकी मेजर और सक्सेस होती है। तो इस सवाल में आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि कोई भी पॉलिसी बनती है, आप कोई भी टॉपिक उठा लें, तो सबसे पहले वो उस मिनिस्ट्री में उसके जितने स्टेक होल्डर हैं, उसके साथ उसका प्लान प्रपोज़ होता है। उस प्लान प्रपोज़ होने के बाद वो कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट उस प्लान को अप्रूव करती है। कैबिनेट अप्रूव करने के बाद वो फिर लॉ मिनिस्ट्री में जाता है, लॉ मिनिस्ट्री उसका ड्राफ्ट बनाती है, फिर लॉ मिनिस्ट्री जब ड्राफ्ट को बना लेती है तो फिर वो दोबारा कैबिनेट में आता है, कैबिनेट उसे अप्रूवल दे जाती है तो फिर वो पार्लियामेंट के पास भेजा जाता है, पार्लियामेंट के अप्रूवल के पास जब वो लॉ बन जाता है तो उसे दोबारा उस मिनिस्ट्री में भेजा जाता है जहाँ से वो इम्प्लीमेंट होता है। तो कोई भी पॉलिसी जो पाकिस्तान में बनती है उसका आइडियल तरीक़ाकार इस तरह होते हैं। तो आपने कोई भी टॉपिक लेना है, लेट्स सपोज़ आप ले रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी, या आप ले रहे हैं डिजिटलाइजेशन इन जुडिशरी, या आप वुमेन हरासमेंट की कोई पॉलिसी बना रहे हैं, आप अगर आप लॉ के हैं तो क्रिमिनल लॉ में आप जेल के हवाले से जो लोग हैं उनके हवाले से कोई पॉलिसी बना रहे हैं, अगर आप हेल्थ में हैं तो उसका भी कोई स्पेसिफाइड टॉपिक मिले। तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि अगर आप हेल्थ मिनिस्टर हैं या आप वुमेन मिनिस्टर हैं या आप लॉ मिनिस्टर हैं या किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो आपने उस मिनिस्ट्री से आपने आपने अज्यूम करना है, आपने सबसे पहले तमाम स्टेक होल्डर को राज़ी करना है, उसका प्लान देना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है और आखिर पे आपने ये बात भी लिखनी है कि आप उसकी सक्सेस
कैसे मेजर करेंगे। तो सक्सेस मेजर का तरीक़ेकार ये होता है कि जब वो आपका प्लान या आपकी पॉलिसी नहीं थी, तो उससे पहले क्या हालात थे, क्या रिज़ल्ट्स थे, क्या स्टैट्स थे, और जब वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है तो साल 2 बाद क्या हालात हैं और आपके क्या स्टैट्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो कितने परसेंटेज सक्सेस हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने पब्लिक पॉलिसी के पूरे मॉडल को फॉलो करते हुए अगर आप अपना ये सवाल लिखेंगे तो होपफुली आप कामयाब होंगे। तो इसके लिए आपने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में 8 से 10 पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट मसाइल लिखें जो कि आपको लगता है कि अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हो गए हैं तो आप कैसे चेंज करेंगे। अगर आपने कोई अच्छा सा टॉपिक चूज़ कर लिया है तो आप उसे इंटरनेट पे समझें कि इस वक्त उसके मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं और कौन कौन सी चेंजेस या न्यू इनिशिएटिव उसमें लाने की ज़रूरत है। फिर आप उसे जनरली इंटरनेट पर सोच कर लें, आपको डिफरेंट न्यूज़पेपर पे अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे जहाँ पर डिफरेंट ऑथर्स ने उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा होगा। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च पेपर मिले होंगे जहाँ पे डिफरेंट स्कॉलर ने उसके रिफॉर्म्स के लिए पॉइंट्स बताए होंगे। इस तरह हमारे पास इप्री एक इंस्टीट्यूट है, उसका फॉरेन पॉलिसी का एक मैगज़ीन आता है। इस तरह हमारे पास वर्ल्ड टाइम्स का एक मैगज़ीन आता है, उसमें डिफरेंट इश्यूज़ पाकिस्तान के जो करंट डिस्कस किए होते हैं, उसको रिफॉर्म के पॉइंट्स होते हैं। तो आपको सारे पॉइंट्स नहीं चाहिए होते हैं, आपको 5 से 6 मेजर पॉइंट्स चाहिए होते हैं। बट मेन ये बात है कि आपको पब्लिक पॉलिसी का वो मॉडल फॉलो करना होता है जो कि आपने प्लान भी देना है, इम्प्लीमेंट भी कराना है और उसकी सक्सेस को भी मेजर करना है। तो ये सारे तरीके आप अगर करेंगे तो आपको एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन होपफुली मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उसी स्कॉलरशिप में सिलेक्टर हमसे पूछता है कि आप पाकिस्तान की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कि आउटडेटेड हो चुकी है और अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हों तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। तो कोई भी पॉलिसी जब हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें बहुत सारी हर्डल्स फेस करनी होती हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर होती हैं। तो पॉलिसी चेंज का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है आप तमाम स्टेक होल्डर्स को जो उसमें इश्तराक होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है ग्राउंड लेवल पे, जो लंबरदार या नवाब्स होते हैं और जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी होते हैं, आपको राज़ी करना पड़ता है कि मैं ये वाली पॉलिसी लाने की चाह रहा हूँ और आप काइंडली इसमें मेरा साथ दें। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आप में ये लिखेंगे कि मैं आई विल टेक केयर एंड आई विल काउंसिल ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस इशू। जब आप ये कर लेते हैं तो फिर आपके लिए वो पॉलिसी को चेंज करना आसान होता है। तो पॉलिसी जो आउटडेटेड पॉलिसी होते हैं तो इसमें आपने लेना ये है कि अपने पाकिस्तान की कोई भी पॉलिसी की एक ऐसा टॉपिक उठाना है, नई पॉलिसी नहीं बनानी। ऑलरेडी वो पॉलिसी एग्जिस्ट करती हो लेकिन आपको उसे चेंज करना है क्योंकि वो पॉलिसी आउटडेटेड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, जब आप लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम के मुताबिक वो मुनासिब नहीं है कि हम उसको फॉलो करें। तो जब आप वो पॉलिसी लेते हैं तो आप उसका वैसे ही पिछले सवाल के तरीके के मुताबिक ड्राफ्ट तैयार कराएंगे और उसको तब्दील कराएंगे जिस तरह की पब्लिक पॉलिसी का मॉडल मैंने पिछले सवाल में बताया है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। इस वक्त हमारे पास जो जुडिशरी की पॉलिसी है जो कि सिविल प्रोसीजर कोर्ट है, उसमें बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार हैं जो कि अभी तक फॉलो होते हैं लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में हमें वो नहीं करने चाहिए। इस तरह हमारी जो एजुकेशन की पॉलिसी है उसमें जो जो लेटेस्ट रिसर्च की जो पॉलिसी है HEC की, वो भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने एजुकेशन पे लिखा था कि हम पाकिस्तान की जो मिडिल एंड हायर एजुकेशन है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, तो मुझे 4-5 पॉइंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऐसे मिल गए थे जो कि मेरे क्वेश्चन में फिट आ गए थे। अगर आप अपने क्वेश्चन की तरफ जाएँ और आप डिफरेंट टॉपिक्स देखें, इस तरह हमारे पास वुमेन हरासमेंट की पॉलिसी है, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस की एक पॉलिसी है जो कि IO किस तरह इन्वेस्टिगेट करता है। हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक हमारे पास स्पार्क एक इंस्टीट्यूट है, उसकी एक पॉलिसी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। तो बात आपको इस सवाल का आंसर तब सबसे अच्छा मिलेगा जब आप लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट में उसे सबसे ज़्यादा रिसर्च करेंगे और आप अपने लिए 4 पॉइंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के ढूँढेंगे जो कि सबसे अच्छे इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। लेकिन आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि आपने तमाम स्टेक होल्डर को राज़ी करना है, उसके बगैर आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती या तो इम्प्लीमेंटेशन में हर्डल्स आ सकती हैं। इस सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि आपको 250 वर्ड्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप कोशिश करें कि 250 के 250 लिखें, ना एक वर्ड्स ऊपर ना एक वर्ड्स नीचे। आप कोशिश करें कि इस सवाल को 4 पैराग्राफ में डिवाइड करें। उस सवाल का जवाब से स्टार्ट करते ही फ़ौरन इस सवाल को टैकल करें, इधर-उधर की बात बिल्कुल भी ना करें कि अगर मुझे लीडरशिप की पोजीशन मिली आई वुड चेंज दैट पॉलिसी ऑफ दैट। और सबसे पहले आप ये लिखें कि मैं उस पॉलिसी के स्टेक होल्डर से मशवरा करूँगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो हर्डल्स होंगी
आएगी वो रिमूव करूँगा। सेकंड पैराग्राफ में अपने फॉर्म्स लिखें कि आप ये स्टेप्स ले आएंगे, और थर्ड पैराग्राफ में आप उससे ये लिखें कि आप इस तरीके से पास करा के उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फोर्थ पैराग्राफ में आप उसमें ये लिखना है कि आप कैसे इसकी सक्सेस को मेजर करेंगे, और आपकी पॉलिसी आउटडेटेड पॉलिसी से इम्प्लीमेंटेशन से इससे ये फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है पब्लिक पॉलिसी का पूरा मॉडल। तो ये मॉडल आपने दोनों सवालों में फॉलो करना है। ऊपर वाले सवाल में आपने नया इनिशिएटिव देना है, और नीचे वाले सवाल में आपने आउटडेटेड पॉलिसी को रिफॉर्म करना है। सो जो सक्सेसफुल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको ईमेल आती है फॉर इंटरव्यू के लिए, और ये इंटरव्यू स्काइप पर कॉल होता है। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया, और ये मोस्टली 7 से 10 से 12-13 मिनट चलता है। और ये इंटरव्यू बड़ा ही एक्सीलेंट एक्सपीरियंस होता है। आपको वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करते। सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आर यू कंफर्टेबल, आई एम लॉडेबल। फिर वो आपको आराम से बिठा के सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पूछते हैं। जब आपने अपना इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं तो उनके इंटरव्यू का बेसिक मकसद ये होता है कि आपने जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या क्वेश्चंस या वो लिखे हैं या अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिखी हैं, आप उसे डिफेंड कर सकें, क्या ये आपने लिखी हैं और ये क्या लिखी हैं तो आपने ट्रू लिखी हैं। तो अगर उससे शक हुआ तो सबसे पहले वो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन पूछ लेगा। मीन क्या, अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपसे मिलती जुलती भी नहीं है और आपने वो लिखनी है ऐसे बहुत ज़्यादा बन के, तो फिर वो आपसे क्वेश्चन कर लेता है बाज़ औक़ात, ताकि उसे यकीन हो सके कि आपने एक्टिविटीज़ की हैं। बट मेजर क्वेश्चन वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से करता है और लास्ट 2 क्वेश्चन से करता है, ताकि आप उसे डिफेंड कर सकें। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का जो मेन क्वेश्चन वो करता है कि आपका जो गोल है वो पब्लिक पॉलिसी से लिंक कैसे है। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और आप वहाँ जाकर क्या रोल अदा करेंगे। अगर आप ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ग्रुप की पार्टिसिपेशन में आप क्या-क्या स्किल्स शेयर करेंगे और कैसे ग्रुप को लीड करेंगे। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो आपसे यही कुछ सवाल बार-बार करने की यकीन दहानी कर रहा होता है कि जो सवाल है आपने अटेम्प्ट किए हैं और आप इसे डिफेंड कर सकते हैं। मीन कि अगर आपने पहला सवाल किया है न्यू इनिशिएटिव का, तो वो आपसे सवाल पूछ लेगा कि लेट्स सपोज़ आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं या पाकिस्तान के फ़लाँ मिनिस्टर हैं या पाकिस्तान में जो कुछ भी लीडरशिप पोज़ीशन है, आप कौन से इनिशिएटिव लेंगे? तो आपने वही सवाल बताना होगा जो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होगा, ताकि उसे यकीन हो सके। अगर आपने उधर कुछ और लिखा है, उधर कोई और लिखा है, तो उसे पता चल जाएगा कि भई ये फॉर्म आपने नहीं लिखा। और फिर आपने वो सारे स्टेप्स और सारे रिफॉर्म्स भी बताने होंगे जो कि आपने उस सवाल में लिखे हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आउटडेटेड पॉलिसी का क्वेश्चन है, तो वो आपसे इंटरव्यू में ये पूछ सकता है कि आउटडेटेड पॉलिसी, अगर इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी पॉलिसी आउटडेटेड है, तो आपने वही सवाल आउटडेटेड पॉलिसी लिखना है कि आई थिंक दिस इज़ द आउटडेटेड पॉलिसी, जो कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी है। और फिर वो आपसे पूछेगा कि आप इसे कैसे ठीक करेंगे। तो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म से एक लफ्ज़ भी इधर से उधर नहीं हटना, ताकि उसे हल्का सा भी शक ना जाए कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने नहीं फिलअप करना। इस तरह मैंने अगर पब्लिक पॉलिसी के मॉडल का भी थोड़ा उसमें हवाला दिया था, तो उन्होंने मुझसे भी पूछ लिया था कि ये न्यू वेबर मॉडल क्या होता है। तो वहाँ पे अगर मुझे न्यू वेबर मॉडल का नाम पता होता, तो शायद मैं उस क्वेश्चन को डिफेंड ना कर सकता होता। तो ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड्स ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म यू हैव टू मेमोराइज इन योर माइंड, एंड आप उस एप्लीकेशन फॉर्म से काइंडली बाहर ना जाएँ, ताकि इंटरव्यू वाले को ये अंदाज़ा ना हो जाए कि आप उस एप्लीकेशन फॉर्म से बाहर जा रहे हैं या ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने नहीं लिखी। एसोसिएट स्कॉलरशिप में फाइनली 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप अगर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं और इंटरव्यू को भी आप क्लियर कर जाते हैं और आपको फाइनल ईमेल आती है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है वीज़ा प्रोसेस का। तो वीज़ा प्रोसेस का वो खुद ही आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं, और एक-एक फॉर्म के DS 160 फॉर्म होता है, और उस एक-एक का आंसर भी आपको एक साथ वाली फ़ाइल में भेजते हैं जो कि आपने लिखना होता है। तो उसकी आपने एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह फिल अप करते हैं जिस तरह एक-एक इंस्ट्रक्शन वो आपको बताते हैं। अगर आप थोड़ा भी उसे डाइवर्ट कर रहे हैं तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सके। उसके बाद वीज़ा इंटरव्यू होता है। वीज़ा इंटरव्यू का जो ऑफ़िसर होता है वो सिर्फ़ आपसे नेम वगैरह पूछता है और कुछ भी नहीं पूछता। बस वो ग्रुप में आपको बुला लेता है कि 7-8 बंदे या 10-15 बंदे इकट्ठे गए हैं, तो आप एक ही स्कॉलरशिप में जा रहे हैं। तो वो ऑलरेडी उनके पहले सिक्योरिटी इश्यूज़ से पहले मुतय्यन होता है कि वो किसको वीज़ा के लिए दे रहे हैं या किसको वीज़ा नहीं दे रहे, तो उस वक़्त ही वो स्टैंप लगा देते हैं। तो आपने उसमें कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट है कि वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करें। अगर आपका वो वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको फिर अमेरिका जाने में कोई नहीं रोक सकता, और अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो विदिन 48 आवर्स अगर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, तो फिर तो वो आपको लेके जा सकते हैं। लेकिन 48 आवर्स 72 आवर्स के बाद अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर शायद आप अमेरिका नहीं जा सकते।
मेरा यूएस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इसमें आपको सबसे पहले जो 4 वीक्स एजुकेशनल टूर होते हैं उसमें डेली 4 आवर्स की क्लासेस होती हैं, 10:30 टू 12:30 एंड 2:30 टू 4:30 और हर रोज़ शाम को कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। आपको गेम्स के लिए ले जाते हैं, आपको बाहर टूर पे ले जाते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ से मिलाते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ से मिलाते हैं। मीन कि वो आपको पूरा सिखाते हैं कि पाकिस्तान में जो लोकल लेवल पे या लोअर लेवल पे पब्लिक पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट होती है और यूएस लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे फूड प्रिपरेशन कंपनीज़ के टूर होते हैं कि पाकिस्तान में फ़ूड की हाइजीनिक का स्टैंडर्ड क्या है और यूएस में क्या है और यहाँ पे लोग काश्तकारी कैसे करते हैं, यहाँ पे उनके वॉलंटियर सेंटर कैसे चलते हैं कि जो कि पुअर पीपल होते हैं जिनका कोई मतलब वारिस वगैरह नहीं होता और उनकी हैंडलिंग पाकिस्तान में कैसे होती है और यूनाइटेड स्टेट्स में कैसे होती है। इसके अलावा उनके जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं जैसे 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे हो गया, वो भी एक सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी परेड में इवेंट्स होते हैं और पाकिस्तान की हमारे टाइम पे ईद उल अज़हा वहाँ पे हुई थी, तो हमने वहाँ पे वो सेलिब्रेट की थी और अपनी कुकिंग वगैरह भी करते हैं और वो लोग भी अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। तो साथ में आपको डिफरेंट पार्क्स में भी वो लेके जाते हैं, डिफरेंट बोटिंग वगैरह के कंपटीशन में भी आपको वहाँ पे लेके जाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है 2 वीक्स का एजुकेशनल टूर, क्योंकि हमारे टाइम पे था बोस्टन, न्यूयॉर्क एंड डीसी। तो बोस्टन वैसे एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सिटी है, तो आपको वहाँ पे हार्वर्ड एंड एमआईटी का विज़िट करवाया जाता है। उसके बाद बोस्टन के गवर्नर हाउस का विज़िट कराया जाता है, बोस्टन के स्टेट मिनिस्टर का विज़िट कराया जाता है। उसके बाद आपको डिफरेंट वो सिटी के पासेस देते हैं जिसमें आप सिटी के 10 अच्छी-अच्छी जगह घूम सकते हैं जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और वो स्टेट डिपार्टमेंट ने पे की होती हैं। इस तरह न्यूयॉर्क में भी वो मिलता है और न्यूयॉर्क में हमारे साथ एक उनकी कलेक्शन एक्टिविटीज़ थी जिसमें वो डिफरेंट हिस्टोरिकल लाइब्रेरीज़ में आपको लेके जाते हैं और म्यूज़ियम्स में डीसी में बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं और न्यूयॉर्क में आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसकी सारी हिस्ट्री वगैरह भी दिखाते हैं और यूनाइटेड नेशन के टूर भी आपको कराते हैं और फिर डीसी में आपको कैपिटल हिल की बिल्डिंग, उसकी हिस्ट्री वगैरह और उसमें यूएस की हिस्ट्री वगैरह और डिफरेंट म्यूज़ियम की हिस्ट्री वगैरह भी आपको दिखाते हैं। तो ओवरऑल ये आपको बहुत एक अच्छा तजुर्बा होता है और सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको इस प्रोग्राम से होता है कि आपकी एक माइंड की थिंकिंग है वो थोड़ी ब्रॉड अप हो जाती है और आप यूएस की जो एलुमनाई की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो अलॉन्ग विद द एन्जॉयमेंट आपको ये एक इनरिच्ड भी बनाता है मेंटली तौर पर और आप एक अच्छा सोचते भी हैं और ताकि आप कुछ बड़ा भी करने के काबिल हो सकते हैं। एंड लास्ट में मैसेज फॉर द सुसी स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस स्कॉलरशिप्स दैट अगर आप तीसरे सेमेस्टर में हैं तो सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करें और आप अपनी एजुकेशन के साथ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी उतना ही फोकस करें। और आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी एजुकेशन, आपका जो सीजीपी है वो बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। वो मैटर करता है, बाज़ औक़ात वो नहीं भी करता लेकिन वो सम एक्सटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता भी है। अगर आपकी सीजीपी भी बहुत अच्छा है और आपकी को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी हैं और आप अच्छे एक लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं या आप उसके मालिक हैं, तो फिर आपको वो फ्रूटफुल हो सकता है कामयाब दिलाने में। तो जो स्टूडेंट्स अभी वो अप्लाई कर रहे हैं रिसेंटली 5th में या 7th में या 5 ईयर प्रोग्राम वाले, तो वो अपनी प्रोफाइल पे ख़ास फोकस करें, रिसर्च वर्क करें कि लेटेस्ट जो कंटेंट है वो अपने सवालों में डालें और जो थर्ड वाले हैं उनके पास अब एक और भी चांस है, वो भी 1 साल में मज़ीद अपनी 6-7 ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं जो कि बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्टिंक्ट कर सकती हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि आप इन तीनों चीज़ को बैलेंस लेके चलें तो इंशाल्लाह कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपको मिल ही जाएगी और सुसी तो ऑफ कोर्स मिल जाएगी।